नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा में मनोविज्ञान, यानी फर्स्ट ग्रेड की जो साइकोलॉजी है उसको हम पढ़ेंगे। आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स लिए उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं उनको हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे और लगभग यही पर्सन रिपीट होते हैं, आप सबको पता है। ध्यान से सुनो। सेकंड ग्रेड में भी और अन्य एग्जाम्स के अंदर भी इससे रिलेटेड है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अपना प्रश्न है अग्रिम आयोजक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। ये आरपीएससी ने 2013 में स्कूल व्याख्याता में और 18 में पूछा था। तो अग्रिम आयोजक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबेल है। डेविड आशुबेल ने 1960 में यह प्रतिमान दिया था। यह सूचना प्रसंस्करण परिवार का हिस्सा है और सार्थक शाब्दिक अधिगम पर बल देता है। तो आपको इसमें डेविड आशुबेल याद रखना है और 1960 याद रखना है। समूह जांच प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? समूह जांच प्रतिमान यानी लोकतांत्रिक सामाजिक प्रक्रियाओं का शिक्षण। लोकतांत्रिक समझ रहे हो ना, यह जो सामाजिक माना जाता है। जॉन डीवी और हर्बर्ट थिलेन द्वारा विकसित यह प्रतिमान छात्रों में सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों और समस्या समाधान कौशल का विकास करता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशंस के 7 CS निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 7 CS में शामिल नहीं है संप्रेषण में, तो जटिलता इसमें शामिल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी शामिल नहीं है। स्पष्टता है, संक्षिप्तता है और शिष्टाचार भी शामिल है। तो प्रभावी संचार के लिए संदेश सरल बोधगम्य होना चाहिए। जटिलता संदेश के अर्थ को बिगाड़ देती है, इसलिए यह संचार की एक बाधा है। वर्चुअल क्लासरूम आभासी कक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह स्कूल व्याख्याता 2020 में प्रश्न पूछा गया है। यह स्थान और समय की बाधा को समाप्त करता है। जो वर्चुअल क्लासरूम है यह स्थान और समय की बाधा को क्या करता है? समाप्त करता है। वर्चुअल क्लासरूम इंटरनेट के माध्यम से शिक्षक और छात्र को कहीं से भी जुड़ने की सुविधा देता है, जैसे आप मेरे से अभी जुड़े हुए हो, जिससे अधिगम के लिए स्थान और समय का बंधन नहीं रहता। आईसीटी का शिक्षण अधिगम में एकीकरण करने का वास्तविक अर्थ क्या है? ये 2022 में पूछा गया स्कूल व्याख्याता में ही। आईसीटी का शिक्षण अधिगम में एकीकरण करने का वास्तविक अर्थ क्या है? विषय वस्तु के साथ प्रौद्योगिकी का सार्थक उपयोग करना। एकीकरण का अर्थ है तकनीकी को इस प्रकार शामिल करना कि वह शिक्षण विधियों और पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक बने। ई लर्निंग में सिंक्रोनस लर्निंग का उदाहरण कौन सा है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो सिंक्रोनस लर्निंग वह है जहाँ शिक्षक छात्र एक ही समय पर ऑनलाइन उपस्थित रहकर वास्तविक समय यानी रियल टाइम में बातचीत करते हैं। अग्रिम आयोजक प्रतिमान के किस चरण में संज्ञानात्मक संगठन को मजबूत किया जाता है? तो ये किया जाता है तृतीय चरण में। अग्रिम आयोजक प्रतिमान किस चरण में संज्ञानात्मक संगठन को मजबूत किया जाता है? तृतीय चरण में। इस प्रतिमान के तीसरे चरण में सीखी गई जानकारी और छात्र के पुराने ज्ञान के बीच संबंध स्थापित कर संज्ञानात्मक ढांचे को सुदृढ़ किया जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक है? यह व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण में मदद करता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है? सहायक है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण में क्या करता है? मदद करता है। CAI छात्रों की अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है, जिससे शिक्षक को कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति। अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति। किसी भी सहायक सामग्री का चयन इस आधार पर होना चाहिए कि वह पाठ के शैक्षिक उद्देश्यों को कितनी प्रभावी ढंग से पूरा कर रही है। सहयोगात्मक अधिगम में एक शिक्षक की भूमिका होती है। एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा प्रदाता की होती है, यानी फैसिलिटेटर की होती है।
सहयोगात्मक अधिगम में छात्र समूह में कार्य करते हैं और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक या सुविधा प्रदाता के रूप में सहायता करता है। संचार प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? बहुत बार पूछा जाता है। संचार प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पहला है प्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम और फिर प्राप्तकर्ता। याद रखना, प्रेषक है, संदेश है, माध्यम है और प्राप्तकर्ता है। संचार प्रक्रिया हमेशा प्रेषक यानी सेंडर से शुरू होती है, जो संदेश मैसेज को किसी माध्यम चैनल द्वारा प्राप्त करता यानी रिसीवर तक पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लर्निंग का एक प्रकार है? तो ये सभी डिजिटल लर्निंग के प्रकार हैं, चाहे मूक हो, चाहे ब्लेंडेड लर्निंग हो, मोबाइल लर्निंग हो, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो मॉक्स है, ब्लेंडेड लर्निंग है, मोबाइल लर्निंग सभी आधुनिक डिजिटल अधिगम और ई लर्निंग के विभिन्न रूप है। एल्गोरिदम का उपयोग शिक्षण प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? समस्या समाधान के निश्चित नियमों हेतु। तो एल्गोरिदम चरणों का एक तार्किक समूह है जो किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक निश्चित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का मूल्यांकन में उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? निष्पक्ष और त्वरित परिणाम मिलता है इसे सूचना प्रौद्योगिकी से। डिजिटल टूल्स के माध्यम से मूल्यांकन करने पर मानवीय त्रुटि की संभावना कम हो जाती है, परिणाम बहुत कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। पर प्रभावी संचार में मनोविज्ञान बाधा का उदाहरण कौन सा है? पूर्वाग्रह, यानी पहले से अपन कोई धारणा बना लेते हैं, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। प्रभावी संचार में मनोविज्ञान बाधा का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, अरुचि, डर मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं जो प्राप्तकर्ता के मन में संदेश के प्रति गलत धारणा पैदा करती है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का क्या अर्थ है? जो निःशुल्क और पुनः उपयोग हेतु उपलब्ध हो। OER ऐसी शिक्षण सामग्री है जो डिजिटल रूप में मुफ्त उपलब्ध है, जिसे कोई भी कानूनी रूप से उपयोग, साझा या संशोधित कर सकता है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान की संरचना का दूसरा चरण क्या है? अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ये दूसरा चरण है अग्रिम आयोजक प्रतिमान का, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण। डेविड आशुबेल ने इस प्रतिमान की संरचना के मुख्य 3 चरण बताए हैं। अग्रिम आयोजक का प्रस्तुतिकरण, अग्रिम सामग्री का प्रस्तुतिकरण और संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण और पहला है अग्रिम आयोजक का प्रस्तुतिकरण। ई पाठशाला मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल किसकी एक संयुक्त पहल है? NCERT और शिक्षा मंत्रालय की। ई पाठशाला मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल किसकी एक संयुक्त पहल है? NCERT और शिक्षा मंत्रालय की। ई पाठशाला पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो, वीडियो और अन्य शैक्षिक संसाधनों को डिजिटल रूप में मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए NCERT द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। शिक्षण अधिगम का वह तत्व जो उसके मुख्य केंद्र बिंदु या उद्देश्यों को दर्शाता है क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। शिक्षण प्रतिमान का वह तत्व जो मुख्य केंद्र बिंदु या उद्देश्यों को दर्शाता है तो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फोकस किसी भी शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य होता है जिसके लिए उसे उस प्रतिमान का निर्माण किया गया है। यह प्रतिमान की दिशा निर्धारित करता है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा रिपोर्ट का शिक्षण प्रौद्योगिकी क्या प्रभाव पड़ा? प्रौद्योगिकी के माध्यम से जटिलता को कम करने पर बल दिया गया। प्रोफेसर यशपाल समिति 1993 की इस रिपोर्ट ने शिक्षण को और सरल और आनंद बनाने की बात कही, जिसमें डिजिटल माध्यमों ने पाठ्यचर्या को रोचक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। संचार का वह प्रकार जिसमें एक व्यक्ति स्वयं से ही बातें और चिंतन करता है क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी इंट्रापर्सनल कहलाता है, जो स्वयं से बात करता है। जब संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला स्वयं व्यक्ति होता है तो आत्मचिंतन, मनन, डायरी लिखना, तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। एडगर डेल के अनुभव शंकु में सबसे स्थायी अधिगम अनुभव कौन सा माना गया है? प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव को।
यानी अनुभव शंकु में सबसे स्थायी अधिगम अनुभव कौन सा माना गया है? प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव को। एडगर डेल के अनुसार छात्र जितना अधिक वास्तविक अनुभव करता है, लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहते हैं, यानी करके सीखता है, अधिगम उतना ही स्थायी होता है। यानी खुद जो करके सीखते हैं वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। शंकु के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव से छात्र 90% याद रख पाते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यह ऑनलाइन और आमने सामने के शिक्षण का मिश्रण है। ब्लेंडेड लर्निंग में पारंपरिक कक्षा शिक्षण और डिजिटल या ऑनलाइन माध्यमों का एक साथ उपयोग किया जाता है ताकि सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला और प्रभावी बनाया जा सके। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में एंट्रोपी का क्या अर्थ है? एंट्रोपी का क्या अर्थ है? संदेश में स्पष्टता की कमी या शोर। संचार सिद्धांत में एंट्रोपी उस अव्यवस्था या तकनीकी बाधा को दर्शाती है जो संदेश के अर्थ को स्पष्ट रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से रोकती है और उसे विकृत कर देती है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में रेखीय प्रोग्रामिंग का विकास किसने किया था? तो B.F. स्किनर ने। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में रेखीय प्रोग्रामिंग है, लाइनर जो प्रोग्रामिंग है का विकास किसने किया था? ये स्किनर ने किया था। B.F. स्किनर ने रेखीय प्रोग्रामिंग दी थी जिसमें छात्र एक निश्चित छोटे पदों के क्रम में आगे बढ़ता है, उसमें छात्र की प्रतिक्रिया पर तुरंत पुनर्बलन दिया जाता है। शिक्षण में प्रणाली उपागम के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। प्रणाली उपागम में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। प्रणाली उपागम के मुख्य 4 भाग हैं: अदा, प्रक्रिया, पर्दा और पुनर्निवेश। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अदा यानी इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है और फिर फीडबैक होता है। ये क्रम भी याद रखना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक। शिक्षा में प्रयुक्त मूक का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मोक्स वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के छात्रों को निःशुल्क और असीमित भागीदारी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स प्रदान करते हैं। अग्रिम आयोजक प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? पूरी तरह नियंत्रणकारी और निर्देशक की तरह होती है। इस प्रतिमान में शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है। वह विषय वस्तु को इस तरह प्रस्तुत करता है कि छात्र के मस्तिष्क में सूचनाओं का एक स्पष्ट ढांचा बन सके, अतः शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण रहता है। कौन सा है ये? अग्रिम आयोजक प्रतिमान है सामाजिक प्रणाली में। प्रभावी शिक्षण के लिए संचार में फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? संचार प्रक्रिया की प्रभावशीलता को जांचने हेतु। फीडबैक से प्रेषक यानी सेंडर को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को उसी अर्थ में और भावना के साथ ग्रहण किया है जैसा वह चाहता था। वर्चुअल क्लासरूम में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद का स्वरूप कैसा होता है? बहुमाध्यमिक और अंतःक्रियात्मक होता है। वर्चुअल क्लासरूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट मैसेजिंग, डिजिटल व्हाइट बोर्ड के माध्यम से द्विमार्गीय और सक्रिय अंतःक्रिया संवाद संभव होता है, इंटरैक्टिव। सहयोगात्मक अधिगम के लिए कौन सा कथन असत्य है? यानी जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उसमें असत्य कथन कौन सा है? इसमें केवल शिक्षक ही मुख्य वक्ता होता है, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। इसमें छात्र छोटे समूह में सीखते हैं, ये भी बात सही है। यह पूर्णतः छात्र केंद्रित विधि है, ये भी सही है। तो ये इसमें असत्य है ना। सहयोगात्मक अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, आपसी संवाद महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक यहाँ केवल एक सुविधा प्रदाता होता है, मुख्य वक्ता नहीं होता। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक में शाखीय प्रोग्रामिंग ब्रांचिंग जो
प्रोग्रामिंग है के जनक कौन है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशक में शाखीय प्रोग्रामिंग के जनक कौन है? तो नॉर्मन ए क्राउडोर है। शाखीय प्रोग्रामिंग के जनक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडोर। नॉर्मन ए क्राउडर ने शाखीय प्रोग्रामिंग का विकास किया था। इसमें छात्र की प्रतिक्रिया के आधार पर उसे अलग अलग रास्तों शाखाओं पर भेजा जाता है, जिससे उपचारात्मक शिक्षण संभव होता है। आईसीटी के उपयोग से शिक्षण अधिगम वातावरण में क्या प्रमुख परिवर्तन आता है? आईसीटी के उपयोग से शिक्षण अधिगम वातावरण में क्या प्रमुख परिवर्तन आता है? यह शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाता है। आईसीटी से क्या होता है? यह शिक्षक केंद्रित से यानी टीचर फोकस से स्टूडेंट्स फोकस हो जाता है। आईसीटी छात्रों को विभिन्न डिजिटल संसाधनों तक पहुंच देता है, जिससे वे अपनी गति और रुचि के अनुसार खोजपूर्ण अधिगम कर पाते हैं। अग्रिम आयोजक प्रतिमान में प्रयुक्त अग्रिम आयोजक वास्तव में क्या है? एक सुव्यवस्थित परिचयात्मक सामग्री है। अग्रिम आयोजक एक प्रकार का मानसिक ढांचा है जो नया पाठ शुरू करने से पहले दिया जाता है, ताकि छात्र नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान के साथ आसानी से जोड़ सके। शिक्षण प्रतिमान का वह तत्व जो सहायक सामग्री और मूल्यांकन विधियों का वर्णन करता है, तो यह है सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली में उन अतिरिक्त संसाधनों जैसे बुक्स है, कंप्यूटर है, लैब्स है और मूल्यांकन के तरीकों का उल्लेख होता है जो उस मॉडल की सफलता के लिए जरूरी है। संप्रेषण के दौरान शोर निम्नलिखित में से किस श्रेणी की बाधा है? ये भौतिक बाधा में आता है। बाहरी आवाज़, खराब नेटवर्क, तकनीकी खराबी भौतिक बाधाएं हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में डर है, तनाव है, पूर्वाग्रह है, ये शामिल होते हैं। सिंक्रोनस ई लर्निंग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, ये सिंक्रोनस में नहीं आते। लाइव वेबिनार है, ये आते हैं। रियल टाइम चैट रूम, ये भी आता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी आता है। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चरर एसिंक्रोनस लर्निंग है, क्योंकि इसे छात्र अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकता है, जबकि बाकी तीनों में रियल टाइम उपस्थिति जरूरी है। डेविड आसुबेल के अग्रिम आयोजक प्रतिमान का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? सूचनाओं को मस्तिष्क में व्यवस्थित करना। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य छात्र के संज्ञानात्मक ढांचे को इतना व्यवस्थित करना कि वह नई डिजिटल सूचनाओं को भी आसानी से समझ और संजो सके। शिक्षण प्रतिमान में किस तत्वों में शिक्षक छात्र संबंधों और कक्षा के वातावरण का उल्लेख होता है? सामाजिक प्रणाली में। सामाजिक प्रणाली यह तय करती है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होगा और वह छात्रों के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करेगा। अग्रिम आयोजक प्रतिमान की संरचना का सबसे अंतिम चरण कौन सा है? तो अग्रिम आयोजक प्रतिमान की संरचना में सबसे अंतिम चरण कौन सा है? संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। संज्ञानात्मक संगठन का क्या करना? सुदृढ़ीकरण करना। ये अग्रिम आयोजक प्रतिमान का अंतिम चरण है। डेविड आसुबेल ने इस मॉडल के तीसरे और अंतिम चरण में शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र नए ज्ञान को अपने मस्तिष्क में पुराने ज्ञान के ढांचे के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कर लिया है। यानी आप रिलेटेड कर लेते हैं ज्ञान को, पहले वाले ज्ञान के साथ नया ज्ञान ऐड कर लेते हो तो वह स्थायी हो जाता है। एडगर डेल के अनुसार छात्र को नाटक में भाग लेने से लगभग कितना प्रतिशत याद रहता है? 90% भाग यानी याद रहता है। इसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं, क्योंकि छात्र करके सीख लेता है। इसमें एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार जब छात्र किसी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है, तो उसकी स्मृति धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। प्रणाली उपागम के अनुसार पर्दा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? छात्रों का व्यवहार परिवर्तन और उपलब्धियां शामिल है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में जो वांछित सुधार आता है उसे ही तकनीकी भाषा में आउटपुट या पर्दा कहते हैं। ई लर्निंग में प्रयुक्त शब्द LMS का पूर्ण रूप क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। LMS का पूरा नाम, जो कि फर्स्ट गेट 2018 में प्रश्न पूछा गया है,
तो LMS का होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग ऑनलाइन कोर्स के प्रशासन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, पाठ्य सामग्री के वितरण के लिए किया जाता है। संचार की वह बाधा जो शब्दों के अलग अलग अर्थ निकालने के कारण पैदा होती है कहलाती है भाषा संबंधी या अर्थपूर्ण बाधा। तो जब प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता एक ही शब्द या संकेत का अलग अलग अर्थ समझते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसे सेमेटिक बाधा कहा जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का अध्यापक के रूप में मुख्य कार्य क्या है? छात्र को निर्देश देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। CI में कंप्यूटर एक ट्यूटर की भूमिका निभाता है जो छात्र को विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर के आधार पर तुरंत फीडबैक देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर उपागम का उदाहरण है? तो यह ओवर हेड प्रोजेक्टर है, वो कठोर उपागम का उदाहरण है। हार्डवेयर उपागम में उन भौतिक मशीनों उपकरणों को शामिल किया जाता है जो इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, रेडियो है, टीवी है। ये कठोर उपागम है। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? प्राप्त संदेशों को अर्थपूर्ण संदेश में बदलना। जो प्राप्त संकेत होते हैं उनको अर्थपूर्ण संदेशों में बदलना ही क्या है? डिकोडिंग है। जब प्राप्तकर्ता रिसीवर प्रेषक द्वारा भेजे गए संकेतों या भाषा को समझकर उसका अर्थ निकालता है तो इस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। अनुदेशनात्मक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम को प्रभावी और सरल बनाना। अनुदेशनात्मक तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान और कला का ऐसा संयोजन है जो शिक्षण के उद्देश्यों को कम समय और ऊर्जा में अधिक स्पष्टता के साथ प्राप्त करने में मदद करता है। अग्रिम आयोजक प्रतिमान का उपयोग विशेष रूप से किसके लिए किया जाता है? सूचनाओं को सार्थक रूप से व्यवस्थित करने हेतु। यह मॉडल व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावी बनाता है जिससे छात्र नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान के ढांचे में सही जगह व्यवस्थित कर सके। इस प्रकार मित्रों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई शंका है, किसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।